यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। अब आज हम हैं जो पूरे 5 सब्जेक्ट नर्सिंग के एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं, जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको आज लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी रिसेंट में है जो शिलोंग में वैकेंसी निकली है, जिसमें अलग अलग स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मैंने आपको वीडियो के फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, तो जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं कि अभी अप्रैल से है जो आप लोग के फॉर्म फिलअप होने हैं राजस्थान वालों के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिए। अपकमिंग टाइम में त्रिपुरा और एमपी का नोटिफिकेशन किसी भी दिन है जो आउट हो सकता है। दोनों जगह के एग्ज़ाम के लिए आप उसके लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि आपको राजस्थान जैसा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन जो कैलेंडर है ज़्यादा टाइम पहले आए। जो त्रिपुरा है और एमपी में है फटाफट नोटिफिकेशन आता है और फटाफट से आपका एग्ज़ाम भी करवा दिया जाता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मेडिकल एंड नर्सेज हब की तीनों बुक्स है जो अभी आपको बम्पर डिस्काउंट पे चल रही हैं, तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपको, सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड। किसी भी सर्जिकल वुंड के एज से, एज का मतलब होता है कॉर्नर साइड से ओपन होना, क्या कहलाता है? वुंड एबिसरेशन, वुंड रप्चर, वुंड अप्रॉक्सीमेशन या फिर वुंड डेहिसेंस। ये आपको या तो इमेज बेस्ड भी आया है क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट भी पूछा गया है। यदि हम बात करें किसकी, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? वुंड एबिसरेशन। तो एबिसरेशन का मतलब क्या होगा? तो एबिसरेशन का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स का बाहर आना। क्या है? रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे किसी भी इंटरनल ऑर्गन, लेट से कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि यदि ज़्यादा ट्रक या ज़्यादा वाहन के कारण हुए हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी बोलते हैं कि पूरा है जो फैल गए। तो उस तरीके से यहाँ पर वुंड एबिसरेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन है जो क्या होना, आउट होना किसी भी इंजरी के कारण। वुंड रप्चर का मतलब होगा फटना, लेकिन यहाँ पे कहा है कि सर्जिकल वुंड है जो कॉर्नर साइड से क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? वुंड डेहिसेंस। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका वुंड डेहिसेंस। तो यहाँ पर आपको या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है एबिसरेशन और डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है सर्जिकल वुंड में या कुछ सर्जरी करके कुछ कट लगाया गया हो तो वहाँ के जो टाँके वगैरह हैं उसके कारण वो ओपन हो जाना, वो क्या कहलाएगा? आपका वुंड डेहिसेंस। और यदि इंटरनल ऑर्गन बाहर पूरा आके फैल जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? एबिसरेशन। नेक्स्ट वन इज स्टेप वुंड फॉर अ ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज स्टेप वुंड। स्टेप वुंड का मतलब आपको पता होगा, तब आप आंसर दे पाएंगे यहाँ पर। तो स्टेप वुंड है यहाँ पर। तो स्टेप वुंड फॉर ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाता है? इंसीजन, पंक्चर, कॉटरी या फिर लेसरेशन। तो यदि ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज करना है कुछ भी, मान लीजिए कि पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड निकालना है, तो वहाँ पर जो आप क्या करेंगे? इंसीजन कहलाएगा, वो पंचर कहलाएगा, कॉटरी या फिर लेसरेशन। तो ये कहलाता है किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके कुछ इंजरी हो जाए, मान लो क्या, पेनिट्रेट करके, तो यहाँ पर इंसीजन कट लगाना नहीं होगा, ये कहलाएगा क्या? पंक्चर करना। क्या होगा? पंक्चर। क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए यदि आपको मान लीजिए CSF ही निकालना है तो CSF जो है आपका पंक्चर किया जाएगा। यहाँ पर इंसीजन नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट निडल के थ्रू किया जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये कहलाएगा पंक्चर। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस। तो एनाफ्लेक्सिस का जो ट्रीटमेंट है, तुरंत वाला ट्रीटमेंट, क्या होगा? एड्रेनालिन, बेंजाइन, पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो यहाँ पर 3 है जो इमरजेंसी ड्रग दी गई हैं। एड्रेनालिन भी, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि स्टेरॉइड है, और एट्रोपिन, तीनों दी गई हैं। लेकिन एनाफ्लेक्सिस में यूज़ की जाती हैं क्या? एड्रेनालिन ड्रग्स। कौन सी? एड्रेनालिन ड्रग्स। अब एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन हे फीवर के कारण हो सकता है, कुछ शॉक के कारण हो सकता है, या फिर मोस्टली होता है एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन किसके कारण? एलर्जी के कारण, या फिर कोई भी शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में जो लाइफ सेविंग ड्रग होगी वो क्या होगी? एड्रेनालिन। नेक्स्ट वन इज फॉरगॉटन मसल इज। भूलने वाली मांसपेशी कौन सी है? सुप्रा स्पाइनेटस
इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्पेकुलरिस या फिर टेरेस माइनर। फॉरगॉटन मसल, तो यहाँ पर जो फॉरगॉटन मसल है वो कौन सी होगी, वो यहाँ पर है कौन सी, सब कैप्सुलेरिस। क्या है यहाँ पर, वो है आपकी सब कैप्सुलेरिस मसल। तो यहाँ पर आपकी जो फॉरगॉटन मसल है वो कौन सी है, वो है आपकी सब कैप्सुलेरिस मसल, जो कि यहाँ पर क्या करती है, लार्ज मसल है शोल्डर के यहाँ की आपके, जो आपकी आर्म को अंदर साइड रोटेट करने में हेल्प करती है, इनर साइड रोटेट करने में हेल्प करती है, शोल्डर मसल है, क्या है, सब कैप्सुलेरिस मसल्स। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, फॉरगॉटन मसल। जैसे म्यूजिशियन नर्व आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर आपका म्यूजिशियन नर्व की जगह क्या कहा गया है, फॉरगॉटन मसल्स, तो वो क्या होगी, सब कैप्सुलेरिस, जो कि शोल्डर के यहाँ पे पाई जाने वाली मसल है। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल आर्म को इंटरनल इनवर्ड मूव करने में, अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है, लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट बोन पढ़ी है हमने, अब यहाँ पे है लॉन्गेस्ट मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या फिर क्वाड्रिसेप्स। तो सबसे लंबी मसल होती है सार्टोरियस मसल। क्या है, सार्टोरियस मसल, जो कहाँ पर रहती है, तो जो यहाँ पे थाई में पाई जाती है, और यहाँ पर इसका जो पूरा हमें कह सकते हैं कि कहाँ से होके निकलती है, तो ये आपके रहेगी कहाँ से, रन्स डाउन द फ्रंट ऑफ द थाई, थाई के सामने से होती हुई हिप और नी जॉइंट के यहाँ पर। सबसे लंबी नर्व पूछे तो वो होती है सियाटिक नर्व, कौन सी, सियाटिक नर्व मसल पूछिए तो कौन सी है, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट वन, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्ट इन। तो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्व में क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगी जीआई मोटिलिटी, डिक्रीज डायलेटेशन ऑफ द पोस्टल वेन ब्रांचेस, या फिर इंक्रीज सीक्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या फिर इंक्रीज टोन ऑफ द स्पिंचर मसल। तो यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात की जाए, स्टिमुलेट किया जाता है उनको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा क्या, इंक्रीज्ड जीआई सीक्रेशन। क्या होगा, इंक्रीज्ड जीआई सीक्रेशन। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर अमॉन्ग द फॉलोइंग। ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर में सबसे कॉमनली जो अफेक्ट होने वाला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। तो यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे, हेमेटोमेसिस विल बी प्रेजेंट। हेमेटोमेसिस का मतलब है, एमेसिस जुड़ गया मतलब वॉमिटिंग, हीमवर्ड जुड़ा है तो ब्लड, हेमेटोमेसिस विल बी प्रेजेंट, पेशेंट मालनरिश्ड इज जनरली, पेन अकर्स 1 to 2 आवर आफ्टर द मील्स, या फूड में रिलीव द पेन। तो जिसको ड्यूडेनल अल्सर होता है उसका जो एक आपने सुना होगा, जिसको छाले वगैरह होते हैं, इंटरनल छाले या फिर अल्सर कहें हम, तो कुछ खा पी लेते हैं तो उनको रिलीफ फील होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, हेमेटोमेसिस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ब्लड विथ वॉमिटिंग होगा यहाँ पर, या फिर सॉरी वॉमिटिंग विथ ब्लड होगा। नरिश्ड है, जो माल नरिश्ड हमेशा नॉर्मली रहेगा, या फिर 1 से 2 घंटे में खाने के बाद दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूडेनल अल्सर का जो क्लासिकल साइन है वो क्या होगा जैसे ही कुछ खा पी लिया, जैसे ही फूड गया, तो क्या होगा, दर्द से है जो राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, द करेक्टिव सर्जरी फॉर द हिरस्प्रिंग्स डिसीजेज। हिरस्प्रिंग्स डिसीज नाम सुना सा होगा आपके लिए भी, हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगाकोलन। क्या है यहाँ पर, यह है आपकी हिरस्प्रिंग्स डिसीज या फिर कंजेनाइटल मेगाकोलन, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब इसके लिए जो सर्जरी की जाती है वो क्या है, पाइलोरोप्लास्टी, कसई प्रोसीजर, डोहमेल प्रोसीजर, या फिर पाइलोप्लास्टी। एक है पाइलोरोप्लास्टी और दूसरा है पाइलोप्लास्टी। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर किया जाएगा वो कौन सा प्रोसीजर होता है, तो ये प्रोसीजर होता है हिरस्प्रिंग डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन की वही जो मैंने बताया गैंग्लियोनिक सेल्स में क्या होता है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है वो प्रोसीजर कहलाता है दोहमल प्रोसीजर। क्या है,
डुहामेल प्रोसीजर और डुहामेल प्रोसीजर इसका यूज़ करके यदि कंजेनाइटल मेगाकोलोन की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको ट्रीट करने में क्या है, हेल्प कर सकता है। इसमें होगा क्या कि जो हेल्दी बाउल टिश्यू हैं, क्योंकि एब्सेंस रहेंगे गैंग्लियोनिक सेल्स, तो यहाँ पर पता कैसे चलता है, यदि बच्चा बॉर्न हुआ है 48 से 72 घंटे हो गए, उसने अपना फर्स्ट जो पासिंग स्टूल मेकोनियम जिसको हम कहते हैं वो पास नहीं किया, देन है जो एब्डोमिनल सोनोग्राफी की जाएगी और फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पर जो सर्जरी की जाएगी क्या होगी, डुहामेल प्रोसीजर। और यहाँ पर जो हेल्दी बाउल टिश्यू है उनको रेक्टम के थ्रू है जो अटैच किया जाएगा, डायरेक्ट रेक्टम से अटैच किया जाएगा, तो क्या है, डुहामेल प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज increased level of the unconjugated bilirubin is because of the problem with the following organ। यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है मतलब किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन मैरो, स्प्लीन। सबको पता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ाने घटाने का काम दोनों किसका है, लीवर का होगा। तो यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल यदि ज़्यादा बढ़ता है, क्या है, ज़्यादा बढ़ता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा, मेटाबलाइजेशन भी होगा, तो यहाँ पर यदि ज़्यादा बढ़ रहा मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, लीवर में। इसमें होगी प्रॉब्लम लीवर में। नेक्स्ट वन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ इकोमायोसिस अराउंड द अम्बलाइकस इज नोन एज। हमने साइन पढ़े हैं, कुलिन साइन पढ़ा है, और आपका जो ये सभी साइन देखने को किस में मिलते हैं, जो अम्बलाइकल एरिया के चारों तरफ यदि पर्पलिश टाइप की स्किन देखने को मिले तो ये क्या है, ये देखने को मिलता है पैंक्रेटाइटिस में। इसमें पैंक्रेटाइटिस में तो यहाँ पर कौन से साइन दिए गए हैं, होमन साइन, कर्निंग, कुलिन्स और ओसिएंडर साइन। तो होमन साइन तो जनरली डीबीटी वाले में देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रामोसिस वाले में देखने को मिलता है। कर्निंग की बात करें हम तो ये देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में, क्लियर। अब यहाँ पे आता है क्या, कुलिन साइन, जिसको पेरी अम्बलाइकल लीकोमायोसिस भी कहते हैं। यदि नेवल के चारों तरफ कुछ क्या हो जाए, यदि जो हमारी नाभि है, हमारी नाभि का मतलब यहाँ पर जो आपका सेंटर पार्ट में जो यहाँ पे नाभि है वहाँ पर यदि उसके चारों तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पलिश हो सकता है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, आपका वो कहलाता है कुलिन साइन। क्या है, कुलिन साइन। ओसिएंडर साइन किस में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर कुलिन साइन का जो रीजन क्या हो सकता है, पेरी अम्बलाइकस एकायोमासिस भी हम, ये कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी इसके लिए रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। एक होता है ग्रेट टर्नर साइन, दूसरा होता है कुलिन साइन। नेक्स्ट वन, ट्रू अबाउट रेस सिंड्रोम। तो रेस सिंड्रोम को लेके सही पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा, occurs in children when they were given aspirin when they have bad flu and chicken pox, fatty infiltration of the liver and then degeneration. The syndrome often began with vomiting, the quickly followed by irritable and aggressive behavior after all of the above. रे सिंड्रोम जो कि एक क्या है, रेयर नाम ही है रे सिंड्रोम, लेकिन ये क्या है, रेयर प्रॉब्लम भी है। ये होता कब है, यदि किसी पर्सन को फ्लू वगैरह हो उस दौरान क्या दिए जाएं, उस दौरान एस्प्रिन दे दो। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एस्प्रिन दे दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी को वायरल है तो उस दौरान, इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ओनली कैल्पॉल सजेस्ट करते हैं, इवन मेफ्टॉल वगैरह भी नहीं देने देते। तो यहाँ पर रे सिंड्रोम का एक रीज़न क्या हो सकता है, यदि बच्चे को चिकन पॉक्स या कुछ बैड फ्लू है उस दौरान एस्प्रिन दी तो भी ये हो सकता है। यदि फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है लीवर में, या फिर इस जो सिंड्रोम है, क्या है, इस सिंड्रोम में बच्चे को क्या दे दिया जाए, इस सिंड्रोम में यदि बच्चे को एस्प्रिन तो है दे दिया आपने, लेकिन एस्प्रिन कभी कभी रिएक्ट करके कंडीशन डेवलप करेगी, तो यहाँ पर बच्चे को वॉमिटिंग भी होगी और बच्चा इरिटेबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर भी करेगा। तो क्या होंगे, रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम को कहा जाता है रे जॉनसन सिंड्रोम। क्या है, रे जॉनसन सिंड्रोम। मेनली आपको इसमें यही याद रखना है कि बच्चे को बहुत दिन रहने के फीवर रहता है तो आप उसमें क्या दे देते हैं, एस्प्रिन दे देते हैं। रीज़न हो सकता है वायरल। और यहाँ पर यदि फैटी
एसिड की प्रॉब्लम है या यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मास ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोकोमा इज। मास ट्रीटमेंट का मतलब होता है लार्ज लेवल पर यदि ट्रोकोमा का ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए WHO के द्वारा सेफ स्ट्रेटेजी भी लाई गई है। एग्जाम में फुल फॉर्म आता है सेफ का। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के लिए जो ट्रोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग है तो क्या होगी? सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकोल, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। तो एक बड़े लार्ज यदि ट्रोकोमा को ट्रीट किया जाना है तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। क्या होती है? एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट वन, ये ड्रग ऑफ चॉइस क्या दी जाएगी? एजिथ्रोमाइसिन। ट्रोकोमा जो कि आंखों में होने वाली प्रॉब्लम है और इसके लिए WHO के द्वारा क्या लाया गया था? सेफ स्ट्रेटेजी है जो लाई गई थी। तो एग्जाम में याद रखना है, आंखों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आता है तो विटामिन ए की कमी से होने वाली प्रॉब्लम, भारत में अंधे होने का मेन रीजन और ट्रोकोमा। ट्रोकोमा को क्या कहा जाता है? ब्लाइंडिंग ट्रोकोमा या फिर एगिप्टियन ऑप्थेल्मिया या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जनरली क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए सरकार ने और WHO ने मिलकर एक जो ट्रीटमेंट प्लान लाया गया था तो वो क्या है यहाँ पर? वो कहलाता है सेफ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन, अनट्रीटेड सेल्यूलाइटिस में लीड टू द फॉलोइंग कंडीशन। यदि सेल्यूलाइटिस की कंडीशन हो गई है, लंबे टाइम तक हो गया उसको, बट आप उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है? सेप्टिसीमिया, वुंड इंजरी, एबिसरेशन या फिर लॉस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अनट्रीटेड सेल्यूलाइटिस, तो यहाँ पर सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या होगा? सेल्यूलाइटिस का मतलब होता है कि कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू में होने वाला इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी भी तरीके से होने वाला इस जो इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? एरिसिपेलस। एरिसिपेलस और जो सेल्यूलाइटिस है यदि उसको लंबे टाइम तक यदि आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो सकता है? दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं और उस दूसरे इन्फेक्शन के कारण सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्यूलाइटिस को यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो यहाँ पर यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है सेप्टिसीमिया हो जाए या फिर सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो जाए। नेक्स्ट वन, लेरिंगोस्पाज्म सीन इन। लेरिंगोस्पाज्म देखने किस में मिलेगा? आफ्टर रिस्पॉन्सिवनेस एयरवे टू वेरिंग स्टिमुलाई ऑफ रिपीटेड ट्रॉमेटिक अटेम्प्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आफ्टर GA या फिर ऑल ऑफ दी अबव। लेरिंगोस्पाज्म देखने को मिलेगा इन सभी केसेस में यदि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है एयरवे या फिर बार बार ईची ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है और GA प्रोसीजर के कारण भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द नर्स in the endocrine clinic about a patient who has been taking prednisone 40 mg daily for 3 weeks is most important to report to the healthcare provider। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लाइंट आया है एंडोक्राइन क्लिनिक पर। एंडोक्राइन क्लिनिक पे किस तरीके के मरीज आएंगे? जिनको कुछ हार्मोनल समस्या हो, हार्मोन से रिलेट करती हुई कोई बीमारी हो और क्लाइंट यहाँ पे प्रेडनिसोन लेता है डेली 40 mg 3 वीक से ले रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या पता होना चाहिए? पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड विटामिन डी। पेशेंट हैज़ bilateral 2+ pitting ankle edema। पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 148/94 mm of Hg। अब यहाँ पे बताइए यदि पर्सन क्या ले रहा है? प्रेडनिसोलोन ले रहा है। क्या ले रहा है यहाँ पे पर्सन? प्रेडनिसोलोन ले रहा है। तो यहाँ पर जनरली प्रेडनिसोलोन किसके लिए दी जाती है? या तो कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह हो, एक तरीके के क्या है स्टेरॉइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। तो यहाँ पर कुछ या फिर कोई हार्मोनल यदि किसी पर्सन को ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है तो उसमें भी दी जाती है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। अब यदि प्रेडनिसोलोन दी जा रही है तो यहाँ पर विटामिन डी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का पॉइंट पता होना चाहिए
कि नहीं ले रहा है, या पिटिंग एडिमा के बारे में बताना होगा कि हाई बीपी है वो बताना होगा। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर यदि आप किसी क्लाइंट आपका आता है, यहाँ पर प्रेडनिसोन है, कोई और हार्मोनल मेडिकेशन होती, तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया, जब भी हार्मोनल मेडिकेशन के बारे में बात करें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हार्मोनल हो या फिर कोई अदर हार्मोनल मेडिकेशन हो, उनमें हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है टाइमिंग का। टाइमिंग का मतलब कि यदि आप ये जो मेडिकेशन है, हार्मोनल टैबलेट है, मॉर्निंग में लेते हैं तो आपकी बॉडी उसी के हिसाब से एडजस्टेड रहेगी। जैसे थायराइड वालों में होता है कि यदि वो थायराइड के लिए टैबलेट लेते हैं, थायरॉक्सिन या थायरोनॉम, तो उनको मॉर्निंग जितने बजे लेते हैं डेली ही उतने टाइम पर लेनी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही है। तो पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days एगो। यदि पेशेंट हॉस्पिटल आया है एंडोक्राइन क्लिनिक में, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर पता होना चाहिए कि पेशेंट ने 2 दिन पहले अपनी मेडिकेशन है जो स्टॉप कर दी है। इनकेस यदि उसके इस दौरान टेस्ट करवाए जाते हैं, यहाँ पे यदि पर्सन ने अपनी मेडिकेशन स्टॉप कर दी और इस टाइम पे टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसके जो हार्मोनल जो ब्लड सीरम टेस्ट है वो डिस्टर्ब आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर रीज़न क्या होता है कि यदि पर्सन हार्मोनल टैबलेट ले रहा है, तो यहाँ पर टाइमिंग पता होनी चाहिए। प्रेडनिसोन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जनरली इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दिया जाता है, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। प्रेडनिसोन का काम क्या होता है? कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। जो स्ट्रेस, कॉर्टिसोल का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी, ब्लड शुगर, इन सबको मैनेज करना। तो यहाँ पर कोई भी हार्मोनल हो, प्रेडनिसोलोन हो, थायरॉक्सिन हो या कुछ और हार्मोनल ले रहे हो, तो वहाँ पर उसको विदाउट डॉक्टर के परमिशन के सडनली एब्रप्ट है जो स्टॉप नहीं करना है। इसके कारण भी बहुत सारे साइड इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं और कभी कभी पर्सन को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कैक्सिलेट टू अ क्लाइंट। द नर्स एक्सप्लेन दैट मेडिकेशन विल। यदि एज अ नर्स आप अपने क्लाइंट को कैक्सिलेट एडमिनिस्टर करते हैं, तो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेशेंट को बताएं कि ये मेडिकेशन आपकी बॉडी में जाके करेगी क्या। ऑप्शन में है आपको लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट्स, लोअर योर पोटेशियम एंड हैव अ डायरेटिक साइड इफेक्ट, लोअर योर सोडियम हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, या फिर लोअर योर सोडियम एंड कॉज डायरिया। तो यहाँ पर जो कैक्सिलेट एजेंट है, क्या है? कैक्सिलेट एजेंट है। तो यहाँ पर कैक्सिलेट एजेंट देने का काम है जो क्या होगा, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कैक्सिलेट का। कैक्सिलेट करता क्या है हमारी बॉडी में? जब भी आप इंजेक्ट करते हैं तो पोटेशियम के साथ ये क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से चिपक जाएगा। जब ये चिपकेगा तो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। क्या करेगा? बॉडी से आपकी एक्स्ट्रा पोटेशियम को फ्लश्ड आउट करने का काम ये करेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम लेवल को कम करने के साथ साथ ही एक लैक्सेटिव साइड इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, क्योंकि पोटेशियम को ये कहाँ से बाइंड करेगा? कोलोन से। कहाँ से? कोलोन से, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से। जब लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ भी चीज़ बाइंड होगी तो फ्लश्ड आउट भी वहीं से होगी, लार्ज इंटेस्टाइन से ही, रेक्टम के थ्रू। तो यहाँ पर ये लैक्सेटिव साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर लो पोटेशियम लेवल को क्या करेगा? कम करेगा और ये फ्लश्ड आउट करने का काम करेगा जो भी एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका साइड इफेक्ट लैक्सेटिव साइड इफेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर कैक्सिलेट आपको पता होना चाहिए क्या है। ऐसा यदि किसी को पोटेशियम लेवल हाई है तो उसको कम करने के लिए कैक्सिलेट दिए जा सकते हैं, और ये क्या करेगा? बाइंड होगा पोटेशियम से और साथ में क्या होगा? बॉडी से फ्लश्ड आउट करने का काम करेगा, बीपी को लो करेगा, हाई बीपी रहता है तो यहाँ पर सोडियम एक्सचेंज इट फॉर सोडियम के लिए क्या करेगा? सोडियम को मैनेज करने का तो काम करेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालेगा, और एक तरीके का जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है हमारी बॉडी में बाय स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एज अर्ली एज 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी more than 50% of estrogen entering maternal circulation is produced in।
तो 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में, ह्यूमन प्रेगनेंसी में 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन है जो मैटरनल सर्कुलेशन में आता है, वो कहाँ से आता है? ओवरी से, एंडोमेट्रियम से, प्लेसेंटा से या फिर फैलोपियन ट्यूब से। कहाँ से आएगा? यदि 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में 50% से ज़्यादा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मैटरनल सर्कुलेशन में आ रहा है, तो ये आता है प्लेसेंटा से। कहाँ से आएगा? ये आएगा प्लेसेंटा से। व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर? इंट्राओक्यूलर प्रेशर का मतलब होगा जो आँखों के अंदर, जैसे हमने पढ़ा है इंट्राक्रैनियल प्रेशर पढ़ा है, HB पढ़ा, हाई बीपी की कंडीशन पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर है जो कितना होता है? ऑप्शन में है आपको 12 to 21 mm ऑफ Hg रिप्रेजेंट द मरकरी। याद रखें, क्वेश्चन में एग्जाम में आए Hg, तो Hg का मतलब होता है मरकरी। तो यहाँ पर आँखों के अंदर जो फ्लूइड है उसके कारण लगने वाला प्रेशर यहाँ पे क्या कहलाएगा? इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर है जो कितना होता है नॉर्मली? तो ये होता है 12 to 21 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। ये बढ़ कब जाता है? हाई कब होता है? ये जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है हाई कब होता है? ग्लूकोमा में। किसमें बढ़ जाता है? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व पर भी प्रेशर पड़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और अंधे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इंट्राओक्यूलर प्रेशर की हम बात करें तो कितना होता है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना? 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप ऑफ ग्राफ्ट सोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, एक साइड आपको चूहा दिख रहा है, एक साइड ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। तो ये किस तरीके की ग्राफ्टिंग हो रही है? ग्राफ्टिंग का मतलब या तो कुछ ऑर्गन हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, या बॉडी के रिगार्डिंग कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें दूसरे में ट्रांसप्लांट करना क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर कौन सी ग्राफ्टिंग शो हो रही है? आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट? कौन सी ग्राफ्टिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है? जीनोग्राफ्टिंग, आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग शो हो रही है वो क्या हो रही है? वो हो रही है जीनोग्राफ्टिंग। क्या है? जीनोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि स्पीसीज ही बदल जाना। क्या है? स्पीसीज बदल जाना। ह्यूमन बीइंग में जनरली ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, कुछ ग्राफ्टिंग की जाए मंकी से, पिग से, माउस से, मतलब कि कुछ अदर स्पीसीज यूज़ की जाए तो वो क्या कहलाती है? जीनोग्राफ्टिंग। क्या होगी? जीनोग्राफ्टिंग। ये देखिए यहाँ पर 4 तरीके की ग्राफ्टिंग बताइए। एक होती है ऑटोग्राफ्ट, मतलब आपकी खुद की ऑन स्किन, ऑन बॉडी पार्ट्स का कोई अदर जगह, मोस्टली इस केस में स्किन को यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाती है ऑटोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्टिंग का मतलब होता है जो जाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या है? ट्विंस होंगे, उनके बीच में जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। अब तो यहाँ पर ट्विंस में यदि ग्राफ्टिंग होती है तो वो कहलाएगी आइसोग्राफ्टिंग। जीनो का मतलब होता है स्पीसीज का ही बदल जाना, मंकी टू ह्यूमन, ह्यूमन टू पिग, इस तरीके से। एलोग्राफ्ट में क्या होगा? स्पीसीज सेम है ना, वो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई अदर है जो हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीसीज सेम होना, बट आपके जानने पहचानने वाले या कोई रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं, तो क्या होगी? एलोग्राफ्टिंग। क्लियर? ऑटोग्राफ्ट में जनरली खुद के लिए जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो मोस्टली स्किन ग्राफ्टिंग, हेयर ट्रांसप्लांटेशन या फिर बोन के लिए बस किया जाता है। आइसो में जनरली जो मैंने कहा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके बीच में जब 2 स्पीसीज अलग हो जाएं तो वो होती है जीनोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग में मोस्टली किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट या फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन है जो किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, उसमें बताया गया है कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। ऑप्शन में है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर, बॉटनियर डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, एक फिंगर आपको है जो बेंड टाइप से दिख रही है, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी यहाँ पे शो हो रही है? तो ये जो डिफॉर्मिटी यहाँ पे दिख रही है ये कहलाएगी आपकी क्या? बॉटनरी डिफॉर्मिटी। क्या है?
बॉटनेटरी डिफॉर्मिटी, इसमें होगा क्या कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये हाइपर एक्सटेंड होंगे। कहाँ पर? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के यहाँ पर। सीधी सी बात है कि जो आपके थंब के साइड वाली फिंगर है इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी। जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है क्या है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, हाइपरफ्लेक्स्ड हो जाएंगे। क्या होंगे? सॉरी, हाइपर एक्सटेंडेड रहेंगे, जिसके उठे हुए से रहेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? बॉटनियर डिफॉर्मिटी। और ये जनरली कभी कभी गिरने के कारण भी हो सकता है या फिर कुछ और इंजरी के कारण भी ये डेवलप हो सकता है। बॉटनियर डिफॉर्मिटी क्या है? ये बॉटनियर डिफॉर्मिटी जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है जो क्या होंगे? यहाँ पर फ्लेक्स्ड होंगे, लेकिन इंटरफेरेंजियल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर को उठे हुए रहेंगे। तो इसके कारण ये क्या है? बॉटनियर डिफॉर्मिटी। जो यहाँ पर देखिए एग्जाम में स्वान नेक डिफॉर्मिटी बहुत आता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को देखने को मिलेगी। अब एक ही तरीके के पेशेंट में एक ही हाथ में दोनों डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक इमेज में देखिए दोनों डिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट हो रही हैं, बॉटनियर में और स्वान नेक में। तो यहाँ पर अंतर क्या है? जॉइंट्स दोनों के अलग अलग हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या है? बेंडिंग इन, मतलब अंदर की तरफ बेंडिंग होगा। बेस ऑफ द फिंगर, जो फिंगर टिप है, सबसे ऊपर की फिंगर टिप है वो यहाँ पे होगी। तो ये क्या है? यहाँ पर ये है हैंड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में देखने को कॉमनली मिल सकती है। फिर यहाँ पर ट्रिगर फिंगर, क्या है? ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में क्या होगा? अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजीशन एंड देन स्नैप स्ट्रेट। ऐसी कंडीशन जिसमें फिंगर क्या हो जाए? आपकी स्टक हो जाए, मोड़ा है आपने अपनी फिंगर को तो वैसे ही रह जाना। यदि सीधे करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। मेलेट फिंगर, जिसको बेसबॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, क्या है? मेलेट फिंगर में जो थिन टेंडोन है, हमारी फिंगर्स में जो टेंडोन है क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे, जॉइंट के एंड पर क्या रहेंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। इसके कारण हमारी फिंगर थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बॉल की तरह थोड़ी सी बिल्कुल झुकी हुई टाइप से हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफॉर्मिटी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कॉमनली आती हैं, डायरेक्ट तो कम आती हैं एग्जाम में, इमेज आपको दी जाती है। या तो ये इमेज आपको कॉमनली आती है बॉटनियर डिफॉर्मिटी या स्वान नेक डिफॉर्मिटी। यहाँ पे आपको बस जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लेयल चेस्ट इज सीन इन। तो फ्लेयल चेस्ट किस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, रिब्स फ्रैक्चर या फिर डायफ्रेगमेटिक हर्निएशन। किस में देखने को मिलेगा? फ्लेयल चेस्ट। तो फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलता है जनरली रिब्स फ्रैक्चर में। यदि किसी पर्सन को क्या हुआ है? रिब्स फ्रैक्चर हुआ है या रिब्स कोई एक्सीडेंटल केस में रिब इंजरी हुई हो तब। तो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है। रिब केज में हमारे क्या वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं? वो है हमारे लंग्स, फेफड़े। तो जब जनरली रिब केज ब्रेक होगी तो डायरेक्ट आपको ट्रॉमा कहाँ पे होने का रिस्क रहेगा? लंग्स में, जो कि किसके अंदर सुरक्षित है? रिब केज के। और जब ये रिब केज है जो 12 पेयर में मतलब 24 रिब्स होती हैं, इनमें यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो ये फ्लेयल होंगी। फ्लेयल का मतलब तैरने का काम करेंगे, एक तरीके से फ्लोट होने का काम करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े इनके। तो वो क्या करेंगे? हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो रिब्स फ्रैक्चर किस केस में देखने को मिलती है? फ्लेयल चेस्ट में। ये जनरली एक्सीडेंटल ट्रॉमा होने के कारण इस कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टनल विजन इन सीन इन विच कंडीशन। टनल विजन किस केस में देखने को मिलेगा? ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज या फिर ट्रोकोमा में टनल विजन देखने को मिलता है जनरली। टनल जानते हैं आप? सुरंग टाइप, मतलब सामने सब कुछ है लेकिन जो एक आपको सर्किल शेप के अंदर जो चीज़ें दिखेंगी हो जाएगी टनल। एक तरीके से सुरंग टाइप का जो विजन है वो देखने को मिलता है ओनली ग्लूकोमा में। इसमें ग्लूकोमा में ESIC पेपर में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ग्लूकोमा के केस में होगा क्या कि जो हमारे
ऑप्टिक नर्व तो डैमेज होती ही है, जिसके कारण हमारा पेरिफेरल विजन लॉस, मतलब चारों तरफ जो दिखता है वो नहीं होगा, सामने सामने का बस दिखेगा। तो यहाँ पर ये जनरली कंडीशन क्या कहलाती है? टनल विजन। क्या है? टनल विजन। इसके कारण कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नॉर्मल विजन में हमें चारों तरफ का दिखेगा, लेकिन टनल विजन में जो चीज़ हमारे स्ट्रेट ऑफ पॉइंट है और एक थोड़ा थोड़ा धुंधलापन टाइप से दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? टनल विजन, जिसमें चारों तरफ के दिखने से कोई लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो यहाँ पर जॉइंट्स का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल कौन सा है? हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, कार्पल्स एंड टार्सल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हम आगे पढ़ेंगे कि जो 3 ऑप्शन दिए हैं एक किस तरीके के जॉइंट्स में है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आते हैं मतलब कोई एक सर्किल शेप में और दूसरी चीज़ वहाँ जाके फिट हो जाए, तो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जॉइंट होते हैं जनरली हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। कहाँ पर? हिप जॉइंट में, और दूसरा शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट्स के यहाँ पर जो आपका कॉलर बोन है, स्कैपुला है, ये यहाँ पर मिलके बनाएंगी। और हिप जॉइंट की हम बात करें तो हिप जॉइंट में जो एसिटाबुलम है, यहाँ पर आपका जो जॉइंट्स फॉर्म होगा वो कहलाएगा। तो ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होता है एल्बो, नी या फिर एंकल वाले जॉइंट। ये कौन से हैं? ये हैं आपके हिंज जॉइंट। क्या है? हिंज जॉइंट। ये देखिए जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड है, मेनली किससे बनते हैं? कोलेजन से, जो फिक्स्ड रहते हैं। क्या है? एक तरीके से फिक्स्ड रहेंगे। जैसे स्कल जॉइंट्स हो गए, ये जो हमारे खोपड़ी की हड्डियां हैं, स्कल्स की हड्डियां, इनके बीच में जो सूचर्स हैं, हड्डियां नहीं जो सूचर्स हैं, वो किसके एग्जाम्पल है? वो फाइब्रस जॉइंट के। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं जनरली जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क है। क्या है? वर्टिब्रल डिस्क है, उसमें देखने को मिलेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा, जहाँ पर जो भी जॉइंट्स मूव होने का काम करेंगे वो हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? जनरली मैन्यूब्रम एंड स्टर्नम में, मतलब चेस्ट के यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस में, एपिफाइजियल प्लेट बिटवीन वर्टिब्रा, जो मैंने बताया वर्टिब्रल जो डिस्क है हमारी, उसमें जो डिस्क के बीच में जो जॉइंट्स होंगे एक को दूसरे से जोड़ेंगे वो कहलाएंगे। और जो इमूवेबल है, मूव नहीं होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ पर एक स्मूथ मूवमेंट देखने को मिलता है, और इन जॉइंट्स के यहाँ पर जो कैप्सूल है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। ये एज अ कुशन का काम करता है। क्या करता है? कुशन का काम करता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, प्लेनर, हिंज, पाइवोट, कॉन्डिलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। तो यदि बॉल एंड सॉकेट की हम बात करें तो हिप और शोल्डर जॉइंट है वो हो जाएंगे। हिंज जॉइंट्स में आपके आ जाएंगे एल्बो, नी और एंकल। ग्लाइडिंग में आपके होंगे टार्सल्स के, कार्पल्स के और इंटरवर्टिब्रल। तो यहाँ पर जो एक के ऊपर दूसरी हड्डी क्या करती है? स्लाइड टाइप से करेगी, तो वो कहलाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या है यहाँ पर? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। पाइवोट, जो हेड एंड रेडियो अल्नर जॉइंट्स होते हैं वो क्या है? पाइवोट जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में हम जो सेपरेटली भी पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरीके से है जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। टिटेनी है जो हमारे लिए कैसे डेवलप हो सकता है? किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण? हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। टिटेनी में आपने एक इमेज आपको याद होगी, पूरा आर्क शेप में बॉडी है जो टर्न हो जाती है, जकड़ जाएगी, वो कंडीशन कहलाती है टिटेनी। और ये होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तब। कब होगा? जब हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए। मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर? नेक्स्ट वन, persistent lack of appetite often occurring with vomiting and severe weight loss is referred to। तो यहाँ पर persistent lack of appetite मतलब भूख लग ही नहीं रही है। क्या है? भूख है जो लग ही नहीं रही है, और यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग भी कर रहे हैं। तो क्या? स्टटरिंग,
पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा, क्या होगा? तो यहाँ पर ये है तो ईटिंग डिसऑर्डर। पाइका का मतलब क्या होता है? नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना, छुई खा लेना, चाक खा लेना, कपड़े खा लेना, तो ये क्या है? पाइका। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं। क्या है? दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं। जो बुलिमिया नर्वोसा है यहाँ पर जनरली बाइंज ईटिंग होगी, मतलब एक साथ बहुत खा लेंगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो वॉमिटिंग को इंड्यूस करेंगे, मुंह में उंगली डाल डाल के उल्टी करने की कोशिश करेंगे। बट बाइंज ईटिंग मतलब बहुत सारा एक ही बार में खा लेंगे। और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें खाएंगे, इसमें खाएंगे ही नहीं, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले खाएंगे ही नहीं, और ऊपर से वॉमिटिंग वगैरह और स्टार्ट हो गई, और हेलो वजन घट गया। क्या है? वजन घट गया। देखिए यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा बताया गया। एनोरेक्सिया में खाने से मना करेंगे, और बुलिमिया में क्या करेंगे? खा लेंगे, खूब भर भर के खाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट रियलाइज़ होगा कि अब वजन बढ़ सकता है, तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उल्टी करने की कोशिश करेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट लॉस होगा, क्यों? क्योंकि खाएंगे ही नहीं, 85% तक वजन घट जाता है कभी कभी। बुलिमिया में इस तरीके से क्रेविंग होगी कि सब खा लो, जो हो सब खा लो, बाद में भले उल्टी कर जाओ, तो ये केस होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोवाइडर है, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है? तो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया है? हैगर साइन, जिसमें 2 फिंगर हैं जो एंटीरियर फॉर्निक्स के यहाँ से, और जो एब्डोमिनल हैंड रहेगा बिहाइंड द यूट्रस। तो यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेनली परफॉर्म किया जा रहा है 2 फिंगर्स के थ्रू, तो ये कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है? हो रहा है हैगर साइन। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के साइन होते हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं। तो यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट होते हैं, आप फील करते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो उसको क्या कहेंगे हम? पाल्मर साइन। हैगर साइन में क्या होगा? 2 फिंगर से एंटीरियर फॉर्निक्स की तरफ हम क्या करेंगे, और दूसरा हाथ क्या कहाँ पर होगा आपका? जो यूट्रस का जो बिहाइंड पार्ट है, बैक साइड का पार्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी वो कौन सा साइन कहलाएंगी? हैगर साइन। ये भी एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है जो यहाँ पर 2 फिंगर्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। फिर आता है गॉडेल साइन। तो गॉडेल साइन के लिए हम क्या कहते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन। जो वेस्कुलराइजेशन है उसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर सॉफ्टनिंग हो रही है, तो क्या है? गॉडेल साइन। ओसिएंडर साइंस का मतलब होता है कि वेजाइनल पल्सेशन फेल्ट होगा आपको, जब क्या होगा? टर्म प्रेगनेंसी में जनरली आपके लिए फील होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ओसिएंडर साइन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी गिवन इन टीपीएन फॉर्मूला। तो टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाता है? ऑप्शन में यहाँ पर अमीनो एसिड, लिपिड, डेक्सट्रोज, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड डेक्सट्रोज, डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। या तो टीपीएन में क्या क्या आपको दिया जाता है? तो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट है जो यहाँ पर दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगा, और फैट है जो किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाएगा? तो टीपीएन फॉर्मूला में दिया जाता है अमीनो एसिड, जो यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीज़ें दी जाती हैं टीपीएन के थ्रू। बट यहाँ पर जो ग्लूकोज किस फॉर्म में दिया जाता है? डेक्सट्रोज में। प्रोटीन किस में दिया जाता है? अमीनो एसिड में। फैट दिया जाएगा लिपिड के इमल्सिफिकेशन फॉर्म में, जिसको हमें इमल्सीफाई करने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी। तो इमल्सिफिकेशन फॉर्म में है जो क्या दिया जाता है? लिपिड है जो, सॉरी यहाँ पर फैट है जो दिया जाता है, लिपिड फॉर्मेट का इमल्सिफिकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों कि टीपीएन फॉर्मूला में क्या रहेगा? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनका जो केमिकल कंपाउंड है फिर जो मेन नेचर है उसके थ्रू दिया जाएगा। तो ग्लूकोज डेक्सट्रोज फॉर्मेट में दिया जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट दिया जाएगा लिपिड फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस। यदि आप किसी बच्चे का लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना चाहते हैं तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज या फिर वेट फॉर हाइट।
तो यहाँ पर बच्चे का यदि आप किसी भी स्टेट में यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है आपको, तो बेस्ट तरीका आपका क्या होगा यहाँ पर, तो जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग तो बढ़ती ही है। क्या है, हाइट है जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, लेकिन किसी किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है। बट यदि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं तो क्या होगा, हाइट फॉर एज। क्या होगा, हाइट फॉर एज। आपके इवन आप जो भी लोग पीडियाट्रिक पढ़े हुए हैं उनको तो ये आइडिया होगा ही, लेकिन जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो मैं बता दूं कि आप इनको एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस देखेंगे कि कुछ बच्चे होंगे, हाइट सबकी सेम नहीं होती है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग यदि हमें लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात हो रही है, यदि शॉर्ट टर्म के लिए कहते तो वो होता वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग तो वेट है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें हम तो वेट नहीं बढ़ता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है वेट बहुत ही कम बढ़ता है एज कम्पेयर टू हाइट के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइट फॉर द एज, क्योंकि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। तो बेबी में एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का पता हमें कब चलेगा, बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे या फिर स्टूल 4 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पर क्या होगा जिससे हमें पता चलेगा कि बेबी ने जो ब्रेस्ट फीड किया उससे उसका जो टमी है फुल हो गया है, क्या साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब बेबी एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 आवर के लिए सो जाता है बिना रोए धोए, तो क्या होगा, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगी। यदि 8 से 10 बार यूरिन पास आउट करता तब भी हम कह सकते कि बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड है जो हुआ है, दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड को लेके तो 2 घंटे सोना है जो यहाँ पर, यदि बेबी एक फीडिंग के बाद 2 घंटे के लिए सोता है दैट मीन्स बेबी क्या है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। 5 to 7 टाइम्स की जगह यदि यहाँ पर 8 to 10 टाइम्स होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज अंडर ICDS आर एप्लीकेबल टू विच एज ग्रुप। तो यहाँ पर बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछा है कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या है एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के लिए दिया जाएगा, 12 से 14 साल, 3 से 6 साल, 8 से 10 साल या फिर 9 से 12 साल। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बेनिफिशियर्स एज ग्रुप क्या होगा। तो यदि एज ग्रुप की बात की जाए तो जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, कैसे, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो इनमें से प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन से, 3 to 6 ईयर्स। तो इनको क्या दिया जाता है, ICDS के तहत सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर ICDS लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को, एग्जाम में आपको आ सकता है। यदि इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन जो कि नॉन फॉर्मल, जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि 3 to 6 ईयर एज ग्रुप में न्यूट्रिशनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जो ICDS स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A 10-year-old child with asthma is admitted to the ward. Which of the following observation needs immediate action by the nurse? तो यदि 10 साल का बच्चा एडमिट हुआ है वार्ड में, अस्थमा है उसको, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन एज अ नर्स आप सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन में ब्रीथ रेट 20 पर मिनट, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। यदि ब्रीथ रेट 20 पर मिनट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 है, दैट मीन्स सही है। यहाँ पर एज अ नर्स आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को हम क्या करेंगे, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन पूरा लाई डाउन करने के लिए नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या कहेंगे इस टाइप के पेशेंट के लिए, यदि 10 साल का बच्चा है, अस्थमा है, तो किस चीज़ पर हम तुरंत एक्शन लेंगे, तो वो होगा सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर द आइटम शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर 2 इमेज आपको दिख रही हैं, एक ही चीज़ की हैं, तो ये है क्या। ऑप्शन में यहाँ पर साके टेप, मल्टीपर्पज टेप, ट्रयास टेप या फिर रिस्ट टेप। तो यहाँ पर कौन सा है जो इमेज है जो यहाँ पर दिख रही है,
तो ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर ये क्या है, साके टेप, जिससे हम MUAC चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहेंगे, साके टेप। अब यहाँ पर आपको 3 बैंड दिख रहे हैं, इसमें 3 कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये क्या करते हैं, CBRT को प्रेजेंट करेंगे। तो यदि MUAC कितना हो, 12.5 से लेके 13.5 तक हो, कितना सेंटीमीटर में यदि बात हो रही है तो 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर तक हो, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। और यदि यही येलो कलर शो करेगा और ग्रीन भी शो करेगा, लेकिन MUAC आपका 11.5 से कम जाता है, दैट मीन्स बेबी क्या है, माल नरिश्ड, सीवियरली माल नरिश्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो MUAC की जो रेंज है यहाँ पर ये देखिए, ग्रीन कलर तक शो हो रही है, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। येलो आता है तो मॉडरेट है और रेड आता है तो सीवियरिटी है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर ये जो स्केल दिख रही है क्या, आपने जनरली जो 1 ईयर से कम एज के बच्चे होते हैं उनका वेट इस पे चेक किया जाता है, तो ये है क्या, तो यहाँ पर क्या है, बीम बैलेंस। इमेज ध्यान से देखिए, क्या है, बीम बैलेंस। जो यहाँ पर अदर इमेज हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, लास्ट है स्प्रिंग स्केल, जिस पे हम बेबी को एक हुक यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पे लटका के बेबी का वेट चेक कर सकते हैं। लास्ट में साल्टर स्केल, ये आपने जनरली आंगनवाड़ी सेंटर में देखी होगी। नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन शोन इन इमेज अपीयर्स एट एज। जो यहाँ पर बेबी जो हरकतें कर रहा है तो ये किस एज में करेगा, क्राउलिंग कर रहा है। ऑप्शन में 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ या फिर 10 मंथ। क्रीपिंग कहते हम तो वो होता 7 मंथ में, लेकिन यहाँ पर क्राउलिंग हो रही है तो ये कब होगी, होगी 10 मंथ की एज में। क्रीपिंग और क्राउलिंग में डिफरेंस है, याद रखना। जो बेबी यहाँ पर कर रहा है क्या है, क्राउलिंग है, लेकिन जो क्रीपिंग होती उसमें बेबी क्या करता, अपना जो एब्डोमन है उसके बल पर क्या होता, खिसकता, रेंगता। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेबी उसका एब्डोमन पूरा अप है, हैंड और नी के बल पर क्या कर रहा है, क्राउलिंग कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पैगेट डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पैगेट्स डिसीज यहाँ पर किसके कारण होगी, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया और नन ऑफ द अबव। जो पैगेट्स डिसीज है ये क्या है या फिर किसके कारण होगी, तो पैगेट्स डिसीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है यहाँ पर किसका, बोन्स का। और ये किसके कारण होगा, हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा बोन्स में। तो यहाँ पर पैगेट डिसीज क्या है, तो ये हाइपर कैल्सीमिया के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। और इसमें क्या होगा, जनरली जो पैगेट्स डिसीज की कंडीशन है जो कि बोन्स को क्या होगा, एक्सेसिव बोन रीअब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पर बोन्स में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो ये किसको मेनली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा दैट मीन्स फीकल मटेरियल इंक्लूड नहीं है तो क्या है, सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलेज। तो यहाँ पर उस वेस्ट का क्या नाम दिया जाएगा जिसमें क्या है, एक्सक्रीटा है जो मिक्स नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, सलेज। क्या है, सलेज। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। यदि बॉडी की साइज और टिश्यू बस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ग्रोथ, मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ बस हो रही है, बाकी और कुछ है जो नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा यहाँ पर ग्रोथ। क्या कहलाएगा, ग्रोथ। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, जिसको हम सेंटीमीटर और इंच, पाउंड में चेक कर सकते हैं। जैसे वेट है, हाइट है, किस में आएंगे, ग्रोथ में। डेवलपमेंट में मैच्यूरेशन होंगे, फंक्शनिंग होगी, स्किल होगा, बच्चों का बोलना होगा, ये सब किस में आएगा, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर टू कंप्यूट IQ विच फार्मूला इज यूज। तो IQ कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है इंटेलिजेंटी क्वांटो के लिए, तो वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यदि आपको एग्जाम में मेंटल एज 10 दे दी जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज 20 दी जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको 100 से गुणा कर देना है।
जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, IQ होगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट टेस्ट डेवलप टू मेजर इंटेलिजेंसी वॉज डिजाइन बाय। तो पहला टेस्ट है जो इंटेलिजेंसी के लिए बनाया गया था, किसने बनाया था? प्रेचलर ने, विलियम स्टर ने, बिनेट सैमन ने, या फिर नन ऑफ द अबव ने। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट पहली बार किसने बनाया था? बिनेट सैमन ने। किसने? बिनेट और सैमन ने। नेक्स्ट वन इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। तो बच्चे की जो हेड की साइज है, सिर की साइज है, वो एडल्ट की साइज के 90% तक कब हो जाएगी? 3 साल में, 4 साल में, 8 साल में, फिर 10 साल में। जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं उनका एडल्ट के बराबर 90% तक हेड का साइज हो जाता है 3 साल की एज में। कब हो जाता है? 3 साल की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medicine is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी यदि प्रीति नाम की पेशेंट का बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया है? तो ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो मेडिसिन दी जाएगी यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया है। कौन सी मेडिसिन बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? वो होगी डेक्सामेथासोन। लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज अ 2-year-old मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन: चेस्ट एनरोलिंग, वीजिंग, फीवर। विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड? तो यहाँ पर जो साइन बताए जा रहे हैं, चेस्ट एनरोइंग, वीजिंग और फीवर, ये तीनों साइन किसके? निमोनिया के। और इन तीनों साइन का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर एंटीबायोटिक है जो यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। साइन है जो चेस्ट एनरोइंग, वीजिंग, फीवर, निमोनिया के साइन है ये तीनों, लेकिन जो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाएगा? 0 to 14 डेज, 14 से 8 वीक, 8 वीक से 38 वीक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा है तो कितना होगा? 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। कितना होगा? 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। प्रीनेटल पीरियड में जाइगोट पूछते हैं तो 0 to 14 डेज, फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज तो 14 से 8 वीक की, फिर आता है फीटस 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ तक फीटल है जो माना जाएगा। पोस्ट नेटल में आते हैं अर्ली न्यूनेट जो फर्स्ट 7 वीक के होते हैं, फिर आते हैं लेट जो कि 7 दिन से 28 दिन के, फिर होते हैं इन्फेंट जो कि पूरे 1 साल के होंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। टोडलर 1 से 3 साल, फिर प्री स्कूल 3 to 6 ईयर होगा। स्कूल एज 6 से 10 साल होगी गर्ल्स में, बॉयज़ में 6 से 12 साल तक। एडोलेसेंसी होगी 13 से 18 साल, लेकिन एडोलेसेंट स्टेज यहाँ पर गलत टाइप हो गई है। जनरली जो एडोलेसेंट स्टेज होती है वो कितनी होती है? 10 to 19 ईयर तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक और जूनोसिस डिसीज। जूनोटिक समझ लीजिए आप, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से आपको ह्यूमन बीइंग को लगे। क्या है? एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिसीज जूनोटिक डिसीज कहलाती है। और इनमें से जूनोटिक डिसीज कौन सी है? तो वो रेबीज। इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से ह्यूमन बीइंग में होगा वो क्या होगा? रेबीज। और किस टाइप की डिसीज है? यहाँ पर एनिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या है? जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अपनाया था? 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन इज एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसका यदि हमने ज़्यादा बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो स्टोर ना होके बल्कि बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो ये कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो अब यहाँ पर जो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होगा बल्कि एक्सक्रीट हो जाएगा वो होंगे विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इतनी इजीली बॉडी से फ्लश्ड आउट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बेस्ट
यहाँ पर किसी भी विटामिन को हम ज़्यादा ले लेते हैं, किस विटामिन को, इसके कारण वेस्ट भी होगा, ना ही बॉडी में वो स्टोर होगा। तो क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे जो साइन है यहाँ पर किस डिसीज़ के साइन हैं? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। तो किसके यहाँ पर जो साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और बहुत सारे लोगों को कुछ आइडियाज़ टिप्स चाहिए थी, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कीर्तिस ब्लॉगिंग के नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।